ओके जी। तो फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है C6H5OH। यानी कि हमने क्या किया है कि बेंजीन रिंग पर अगर आप क्या करो, OH लगा दो बेंजीन रिंग पर, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, आपके पास फिनॉल बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है फिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इस पर हमने क्या किया, जस्ट बेंजीन रिंग के ऊपर हमने एक OH ग्रुप ऐड कर दिया। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास लोन पेयर है, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना लोन पेयर इस रिंग को, ये जो लोन पेयर है इसका, ये डीलोकलाइज हो जाता है इनटू द रिंग। ये जो लोन पेयर है ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड इनटू द रिंग। ये जो लोन पेयर है ये हो जाएगा डीलोकलाइज्ड इनटू रिंग। जब ये आपका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा रिंग में, तो आपके रिंग को ये क्या कर देगा, मोर नेगेटिव बना देगा। लोन पेयर मोर नेगेटिव बना देगा। वैसे भी ऑलरेडी इस बेंजीन रिंग के अंदर आपने देखा है कि 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन के रिंग के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस बेंजीन रिंग के अंदर 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे। और आपको पता है कि 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड हैं तो समझ जाओ कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, डीलोकलाइज हुए हैं, मूव कर रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन की ओर आने से क्या होगा, ये रिंग मोर नेगेटिव बन जाएगा। मोर नेगेटिव का मतलब ये है कि मोर रिएक्टिव हो जाएगा। सो फिनोल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है अगर आप इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं किसी एरीन से, यानी कि किसी बेंजीन से। तो कंपैरेटिव अगर हम स्टडी करें तो फिनॉल इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस वजह से इसको रिएक्टिव बना रहा है क्योंकि वो अपने लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज करवा रहा है। डीलोकलाइज होने की वजह से इस रिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, सो द रिंग बिकम्स मोर नेगेटिव। तो रिंग के मोर नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली रिएक्ट विद दिस रिंग। वैसे भी हमने जो एरीन में रिएक्शन देखे थे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो। यानी पहले हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवाया, फिर ब्रोमीन को करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट वाज AlCl3। फिर नाइट्रेशन की, फिर फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, देन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो तो अब मसला यह है कि अगर रिंग आपका बहुत ज्यादा पहले से नेगेटिव हो जाए तो फिर रिएक्शन करवाना आसान हो जाता है। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपको याद हो, जब हमने नाइट्रेशन करवाई थी बेंजीन की, नाइट्रेशन जब हमने कराई थी उसकी कंडीशन हमने क्या क्या ली थी, HNO3 लिया था कॉन्सेंट्रेटेड, H2SO4 लिया था कॉन्सेंट्रेटेड, और 55 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था। तब जाके आपका जो बेंजीन का रिंग था वहां पर आकर कौन लग गया था, NO2 ग्रुप अटैच हो गया था आकर, कुछ इस तरह से। यानी हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ, यानी हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ और उसकी जगह किसने आके ले ली, NO2 ग्रुप ने। तो आपने कंडीशंस प्रोवाइड की है ना इसको। तो अब लेट सपोज आपके पास जो रिंग है उसमें पहले से क्या लगा हुआ है, OH। पहले से उसमें OH लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी पहले से ग्रुप लगा हुआ है उसमें, और आप उसकी नाइट्रेशन करवाना चाह रहे हो। तो हाइड्रोक्सी अगर पहले से लगा हुआ हो तो हमने क्या देखा कि इस OH के लगने की वजह से ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, मोर नेगेटिव हो गया। मोर नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक, तो हम कहेंगे कि मोर रिएक्टिव हो गया।
तो अगर अब आप इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहते हो, यानी कि ये मैंने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया यहाँ पर और OH पहले से अटैच्ड है, यानी अगर अब आप इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहते हो तो अब आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यानी ना आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने की जरूरत है, दैट वाज यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। और नाइट्रिक एसिड तो लोगे, ऑब्वियस बात है कि वरना NO2 कहाँ से आएगा, ये तो आपका रिएजेंट है, ये तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अब तुम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ना लो, अब तुम डाइल्यूट लोगे ना तो तब भी काम तुम्हारा चल जाएगा, क्योंकि आपका जो फिनॉल है ऑलरेडी वो रिएक्टिव रिंग है। देखो कितना डिफरेंस आता है कि अगर पहले से रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो तो केमिकल एक्टिविटी पर उसका इफेक्ट होता है, लाजमी होता है। तो फिनॉल इसकी बहुत ही बिल्कुल क्लियर सी एग्जांपल है कि अगर नॉर्मल आपके पास रिंग है तो उसका रिएक्शन करवाने से आपको क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, और अगर आपके पास कोई फिनॉल का रिंग है, यानी बेंजीन के रिंग पर OH लगा हुआ हो, अगर आप उसका केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, सिमिलर रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको एक मेजर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जिसने उसकी रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अच्छा जी, ओके। नेचर की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल की नेचर कुछ ऐसी है कि आम, यानी कि ये जो OH है, ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डिसोसिएट करेगा। याद रखिएगा, जो OH होता है, वैसे भी नॉर्मल अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं, ये तो फिनॉल है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, तो हम इसकी भी एसिडिटी को देखेंगे कि इसकी एसिडिटी कितनी है। तो तो जब आपने फिनॉल लिया और फिनॉल ने अपना प्रोटॉन डिसोसिएट कर दिया और ये आपके पास आ गया फिनॉक्साइड आयन। ये जो आपके पास आयन बना है दैट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। और इसने क्या किया, अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया कुछ इस तरह से। जब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो मैंने क्या कहा कि जो फिनॉल की नेचर है आपके पास, ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का होता है फिनॉल। तो लेकिन पार्शियली डिसोसिएट करेगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। इसकी जो के की वैल्यू है वो है 1.3 एक्सपोनेंट -10। इसकी के की वैल्यू है 1.3 एक्सपोनेंट। तो ये जो आपका इसकी के की वैल्यू है फिनॉल की, वो 1.3 एक्सपोनेंट -10 है। अब हमने क्या देखा था आयोनिक इक्विलिब्रियम में कि हायर द वैल्यू ऑफ के, stronger will be the acid, and weaker the value of Ka, weaker the value of Ka, lower the value of Ka, weaker will be the acid। Ka से हम एसिडिटी का मतलब कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से गैस कर सकते हो कि उसकी एसिडिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है। अब लेट्स सपोज मैंने फिनॉल लिया और फिनॉल को मैंने डिसोसिएट करवा दिया कुछ इस तरह से कि फिनॉल ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया और ये बन गया आपका एनायन। अब मैं क्या करूंगा, ऑन दी अदर हैंड मैंने क्या किया, वाटर लिया और वाटर को भी मैंने डिसोसिएट करवाया। वाटर जब डिसोसिएट हुआ तो वाटर के दो आयन बने, एक H+ आयन और एक OH- आयन बना, दोनों आयन्स वाटर के भी बन गए हैं। अच्छा जी, ओके। तो अब मैंने करना ये है कि जो मेरे पास ये एन आयन बना है ना, फिनॉक्साइड आयन, ये जो मेरे पास फिनॉक्साइड आयन बना है, इस फिनॉक्साइड आयन की मैं स्टेबिलिटी को चेक करूंगा। ये जो हमारे पास एन आयन है, इसकी स्टेबिलिटी को मैं चेक करूंगा कि ये इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा है या कम है। तो नॉर्मली हम ये बात देखते हैं कि अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस एन आयन की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। याद रखिएगा। और अगर एन आयन की स्टेबिलिटी कम होती है तो हम कहते हैं वो वीक एसिड है। एन आयन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर एन आयन की स्टेबिलिटी कम है तो वो वीक एसिड है। पहले तो ये समराइज कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्टेबिलिटी से एसिडिटी का क्या रिलेशन है। भाई मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक एसिड है Ha, इसने प्रोटॉन दे तो दिया, एसिड की तो नेचर ये है कि वो प्रोटॉन डोनेट करता है, उसने दे तो दिया, लेकिन देकर वापस ले लिया उसने, लेकिन देकर वापस ले लिया और फिर वो दोबारा से बैक हो गया। तो फिर मतलब ये तो अच्छा एसिड नहीं हुआ ना यार, एक दफा उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया और फिर वो वापस भी ले लिया उसने, तो ये तो बहुत वीक एसिड है।
मतलब एसिड का तो नाम बदनाम हो गया। तो ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पर। भाई अगर दिस इज क्वाइट स्टेबल, अगर ये मोर स्टेबल है, तो इसको जरूरत ही नहीं है दोबारा कंबाइन होने की। वो क्यों उससे कंबाइन होगा दोबारा? कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी हम अगर एसिडिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी भी अगर हम उसको कर रहे होते हैं, तो लाजमी हम एन आयन की स्टेबिलिटी को जरूर देखते हैं कि वो एन आयन कितना ज्यादा स्टेबल है और कितना कम स्टेबल है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो तभी अगर मैं आपसे पूछूं कि फिनॉल और वाटर का मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ एसिडिटी का, तो बेटा हादिया आप क्या बोलेंगी? क्या आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है? यस, क्या कहती हैं आप? सर फिनॉल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है उसके पर ऑक्सीजन। एसिडिटी से इसका क्या ताल्लुक है बेटा? हैं? हम्म, एसिडिटी से इसका क्या ताल्लुक है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा भी हुआ है तो? अब देखिएगा जरा बेटा, मैंने यहाँ पर दोनों एग्जांपल ली हैं। ये आपका OH माइनस है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है आपका, सही है। एन आयन जो है ये कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन है। और वहां जो आपका बना है फिनॉक्साइड आयन, यहाँ जो आपका बना है वो फिनॉक्साइड आयन बना है। ऐड हो गया जी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसकी स्टेबिलिटी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं। दो आयन है मेरे पास, दोनों की स्टेबिलिटी को हम दोनों की स्टेबिलिटी का हम कंपैरिजन कराएंगे। सो फिनॉक्साइड आयन, मैं ये कहता हूँ कि बेटा ये आपके पास स्टेबल आयन है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस ऑक्सीजन पर, ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं, ये डीलोकलाइज होगा इनटू द रिंग। डीलोकलाइज होगा इनटू द रिंग, और डीलोकलाइज होने की वजह से आपका जो एन आयन है ये स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि अब दोबारा वो अपने डोनेट किए हुए H प्लस से रिएक्शन नहीं करेगा। और जब वो रिएक्शन नहीं करेगा तो इसका मतलब वो बैकवर्ड भी नहीं होगा। इसका मतलब वो बैकवर्ड भी नहीं होगा। तो यही तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, वो एक दफा जब प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो फिर वो वापस नहीं लेते। इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो, जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। तो अब क्या है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं कि फिनॉक्साइड आयन आपके पास कैसे बना, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करके, अब देखिएगा जरा, मैं इसकी फुल इक्वेशन लिख रहा हूँ कि इधर हो रहा क्या है। इसने फिनॉक्साइड आयन कब बनाया? जब फिनॉल ने अपना जब फिनॉल ने अपना H प्लस डोनेट कर दिया, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे। ये OH है और ये H प्लस आयन इसने डिसोसिएट कर दिया। अब जब आपका एन आयन इज मोर स्टेबल, तो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड होता रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि आपका एन आयन लेस स्टेबल है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आपका एन आयन इज लेस स्टेबल है। तो जब आपका एन आयन लेस स्टेबल है ना, तो क्या होगा, वो फिनॉक्साइड आयन दोबारा रिएक्ट करेगा। फिनॉक्साइड आयन दोबारा रिएक्ट करेगा H प्लस से, और फिर वो बैक हो जाएगा दोबारा से। तो मैंने यहाँ पर फेवरेबल क्या लिखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, हेंस फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू वाटर। यहाँ पे जो OH माइनस है, उसमें तो डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। इस OH में तो डीलोकलाइजेशन है ही नहीं, है ना। OH के पास, यानी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर जो है आपके पास, दीज लोन पेयर्स these lone pairs are not delocalized. These lone pairs are not delocalized. तो इस वजह से आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है,
इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल से क्या होगा? अनस्टेबल से ये होगा कि वो दोबारा उस H प्लस को जो उसने डोनेट किया था, जो आपके पास आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, वो दोबारा उससे कंबाइन होगा और वो वापस चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपका जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ये केमिस्ट्री है इसके पीछे। बैकवर्ड मूव कर जाएगा। ये बैकवर्ड मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बेटा H तो पॉजिटिव आयन है ना, इसको तो कंबाइन होने के लिए कोई नेगेटिव स्पीशी चाहिए। ये नेगेटिव तो रहा नहीं। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा ये लोन पेयर जो नजर आ रहा है आपको यहाँ है नहीं, ये रिंग के अंदर चला गया है। तो लेस नेगेटिव हो गया आपका एन आयन। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग दिस H पॉजिटिव आयन विद दिस फिनॉक्साइड आयन जो है वो मिनिमम है। तो इसलिए रिएक्शन आपका जो फेवरेबल कंडीशन है वो फॉरवर्ड ही होता रहेगा। तो फिनॉल आपका जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू वाटर। याद रखिएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, फिनॉल, आगे थोड़ा सा हम अगर आगे चलें बेटा, तो फिनॉल की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बहुत कम है। बहुत कम है वो बेटा। बहुत वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, काफी कम इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में। लेकिन जो है तो वो कुछ ऐसी है कि फिनॉल एसिडिक सॉल्यूशन बना लेगा। मतलब कि अगर आपने वाटर में फिनॉल को डिसॉल्व किया तो वो, लेट सपोज मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1% सॉल्युबिलिटी है। लेकिन है तो सही ना? अगर 1% भी सॉल्युबिलिटी है तो भाई है तो सही ना? तो उस 1% से भी जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि आपके बीकर में, आपके कंटेनर में पॉजिटिव आयंस आर इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि H प्लस आयन या H3 और पॉजिटिव आयंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम, व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है फिनॉल को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दें तो। सही है। ठीक। और ये फिनॉक्साइड आयन आपके पास बन चुका है यहाँ पास। ओके। आ, दूसरी बात ये कि अगर फिनॉल की नेचर जो है वो एसिडिक है, अगर फिनॉल की नेचर आप कहते हो कि एसिडिक है, तो फिर तो इसको किसी भी एल्कली से रिएक्शन करना चाहिए। एल्कली से रिएक्शन करना चाहिए क्योंकि ये तो एसिडिक नेचर का है। लेकिन है वीक एसिड, नो डाउट है वीक एसिड, तो इसका मतलब ये किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन करेगा। और स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होते हैं? ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हमने इसका एल्कली से रिएक्शन करवाया, यानी NaOH से रिएक्शन करवाया, तो इसका OH, इसका H आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने मिल के वाटर बनाया। वाटर रिलीज हो गया। और पीछे आपके पास क्या बचा? ये वाला O और ये वाला Na, तो ये आपके पास बन गया सॉल्ट। ये आपके पास बन गया सॉल्ट। दिस इज द सॉल्ट। जी सर। ये आपके पास सॉल्ट बन गया। क्योंकि एसिड प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। वो भी हमने इसलिए रिएक्शन करवाया क्योंकि आपने पहले मेंशन किया है, आपने पहले इस पे 1 घंटा बहस की है कि ये एसिडिक नेचर का है। और आपने दूसरी दूसरी बात ये कि आपने फिर कंपैरिजन भी करा लिया कि ये कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है या कितना वीकर एसिड है। आपने इसका वाटर से कंपैरिजन भी करा लिया। तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि ओ लेवल्स में हमने ये भी देखा था कि कोई भी एसिडिक नेचर का अगर होगा तो वो सोडियम मेटल से रिएक्शन जरूर करेगा। सोडियम इज अ मेटल विच रिएक्ट्स विद एसिड। एसिडिक नेचर का कोई भी कंपाउंड होगा, यानी कि जनरल इक्वेशन जब हम बच्चों को बताते थे तो वो कुछ ऐसे बताते थे, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब वाटर नहीं बनेगा बल्कि अब हाइड्रोजन गैस बनेगी आपके पास। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल के क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। जब ये वाला हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना रहा है तो यहाँ आपकी क्रिएट हो गई वैकेंट स्पेस। जब ये H रिमूव हो जाएगा
after after removal of H from OH, तो वहां पर वैकेंट स्पेस बन गया। देयर इज वैकेंट स्पेस। अब वो जो वैकेंट स्पेस आपके पास बन गया है, तो मेटल वहां पर आकर अटैच हो जाएगा। कौन सा मेटल? ये सोडियम मेटल। सोडियम मेटल वहां आकर अटैच हो जाएगा, और आपके पास इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। ओके। तो ये जो दो रिएक्शन हमने किए हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए किए हैं कि हमने जो स्टेटमेंट दी थी थोड़ी देर पहले कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, अपनी स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई किया है फिनॉल का रिएक्शन करवा के इन दोनों चीजों से, कि ये देखो भाई, जिस तरह से सारे एसिड इनसे रिएक्शन करते हैं, ऐसे ही इनसे फिनॉल भी रिएक्शन करता है। तो फिनॉल तो बल्कि बहुत अच्छा रिएक्शन कर रहा होता है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही जो आपने बेंजीन में किया था। जैसे कि आपने क्लोरीनेशन किया, जैसे कि आपने ब्रोमिनेशन किया, जैसे कि आपने अल्काइलेशन, वो सारे के सारे क्या थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे। और हमने ये बात भी यहाँ पर सीखी कि फिनॉल इजीली रिएक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन। फिनॉल इजीली रिएक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो हम उसको अब देखते हैं कि भाई अगर इजीली रिएक्ट कर रहा है तो क्या कंडीशन में चेंजेस आ रही हैं और क्या नहीं आ रही। बेसिकली हमें ये देखना है। सो नाइट्रेशन, सबसे पहला काम हमने इसमें करना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब हमने की फिनॉल की, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया, क्योंकि बेटा नाइट्रिक एसिड इज आर reagent. नाइट्रिक एसिड इज अ reagent. नो हीट, नो कैटलिस्ट। क्यों? वजह क्या है इसकी? वजह क्या है ना हीट की ना कैटलिस्ट की? इसको मैं यहाँ यूं लिख देता हूँ बेटा, अगर आप देखें तो आ, कुछ ऐसे करके मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए। तो इसलिए इसको कोई एक्सटर्नल कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ फिनॉल की जो रिएक्टिविटी है वो आपके पास अच्छी खासी है, ज्यादा रिएक्टिविटी है। दूसरी बात ये है कि ये जो OH आपके पास ऑलरेडी अटैच्ड है ऑन टू द बेंजीन रिंग, इस OH की वजह से अब ये बेंजीन बेंजीन नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? फिनॉल बन गया ये। तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है कोई भी बेंजीन पर लगा हुआ हो, तो वो विद ड्रॉइंग इसलिए होगा क्योंकि बेटा आप देखेंगे उसमें कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा होगा, उसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसमें तो सिंगल बॉन्डेड है ना ये OH, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड। और हमने एक बात और आपको बताई थी, अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो पहले से, वो आने वाले को डायरेक्ट करेगा 2 4 6 पोजीशन पर। दिस इज योर 2 पोजीशन, दिस इज योर 4 पोजीशन, दिस इज योर 6 पोजीशन। इन तीनों पर भेजेगा वो आने वाले को। क्यों? कि OH इनको डायरेक्ट कर रहा है। यानी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, ये क्लास का वो बदमाश बच्चा है कि जो शरीफ सा बच्चा क्लास में आएगा सुबह सुबह,
तो वो जो बदमाश बैठा हुआ है क्लास में वो उसको डायरेक्ट करेगा, डराएगा, धमकाएगा कि भाई वहीं बैठना है तुम्हें, अगर कहीं और बैठे तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, बैठना तुम्हें वहीं है। ये ओएच की बदमाशी है कि वो आने वाले को सिर्फ इन ही पोजीशन पर, दे आर फिक्स पोजीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओएच की प्रेजेंस में अगर कोई एक्सटर्नल ग्रुप आपके पास आकर लग रहा है और वो कहीं और लग जाए, यानी ओएच की मर्जी के मुताबिक ना लगे, दिस इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए बच्चे को ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर ऑलरेडी हमारे पास रिंग के ऊपर, एरीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर वो आने वाले को कहाँ डायरेक्ट करेगा, तो ये हमने आपको बता दिया था। अच्छा, फिर हम आते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। लेकिन ये करने से पहले अगेन आप वो याद करें जो आपने एरीन में किया था। जब आपने एरीन की, जब आपने बेंजीन की ब्रोमिनेशन की थी बेटा, तो कुछ याद आ रहा है आपने उसमें क्या क्या कंडीशंस ली थी? यस। सर AlCl3 ओके। और और क्या लिया था आपने? और हीट किया था उसे? हाइड्रोजन, नहीं सर शायद नहीं किया था। हीट किया था बेटा बेंजीन को, एरीन को हम हीट भी करते हैं। AlCl3 कैटलिस्ट तो आपने लिया ही लिया था, उससे तो कोई इनकार है ही नहीं, वो तो नो डाउट, वो तो 110% बात क्लियर है। हम बात कर रहे हैं बेटा कि वहां पर जो कैटलिस्ट हमने लिया था और साथ साथ हीट भी किया था, तो जब मैं बेंजीन के बजाय उसको मैं फिनॉल से अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे उसका क्या बेनिफिट होगा, तो मुझे उसका क्या बेनिफिट होगा? तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको AlCl3 ऐड करने की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, कोई हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही आपको, बिल्कुल इजी, आसान, सादा, सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है। जस्ट आपने फिनॉल में ब्रोमीन डाल दिया, दैट्स इट। कोई एक्सटर्नल कंडीशंस आपने उसे प्रोवाइड नहीं की हैं, और देखते ही देखते ब्रोमीन आकर बेंजीन रिंग पर अटैच हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि अगेन फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि OH की जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो आने वाले को 246 में डायरेक्ट करता है, और उसने यही किया, और उसने यही किया। देखो Br कहाँ कहाँ पर आकर लगा है, आप ये चीज नोट करो ना यार, कि Br कहाँ कहाँ पर आकर लगा है। तो Br 246 पोजीशन पर आकर लगा है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके। तो बेटा जी फिनॉल भी डीकलराइज करता है ब्रोमीन के सॉल्यूशन को, याद रखिएगा ये बात। फिनॉल भी क्या करता है बेटा, डीलोकलाइज करता है कि इसको, ब्रोमीन के सॉल्यूशन को। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, फिनॉल डीकलराइजेस, फिनॉल डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, फिनॉल डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। और ये जो आपके पास कंपाउंड बना है 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसकी ये वाइट पीपीटी होती है। ओके, ये वाइट पीपीटी होती है, ये याद रखिएगा, ये वाइट पीपीटी होती है। और बिल्कुल इसी तरह से आप इसका क्लोरीनेशन भी कर सकते हो, सेम 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 सेम, जिस तरह से ब्रोमिनेशन है इसी तरह से क्लोरीनेशन है, सिमिलर रिएक्शन है बिल्कुल, वही रूम टेम्परेचर है, नो कैटलिस्ट, नो एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं है, सब वही है। तो क्लोरीनेशन भी आसानी से इसका हो सकता है। और अगेन क्राइटेरिया, उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही है कि जो उसने आने वाले को कहाँ भेजना है बेटा, 246 पोजीशन पर ही उसने उसे उसको भेजना है। बात समझ आ रही है मेरी? सब जी क्लियर है सर। यहाँ तक? ओके है? जी